नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। चलिए आज सीडीपी का दूसरा क्लास है, यानी बाल विकास का दूसरा क्लास है और इसमें पेडागोजी के प्रश्न होंगे। और इसे इसलिए क्योंकि जेटेट 1 to 5 एंड 6 to 8 में इससे लगभग 30 प्रश्न होंगे सिर्फ सीडीपी से। और देखिए कि कितना महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आज इसी को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि सवाल है कि अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। बताइए कोहलबर्ग की जो नैतिक अवस्था को पहचानिए कौन सा है। तो पढ़िए, पढ़िएगा, हम पढ़ देते हैं, ठीक है, आप उतना कष्ट नहीं करना है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। क्या बोल रहा है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों का जो है के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है क्या, आंतरिक उद्देश्य अभिविन्यास, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये भी नहीं। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये भी नहीं। यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास इसका सही आंसर किसके अनुसार, कोहेल वर्ग के अनुसार ये इसका सही आंसर है। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में एक से एक है। इसमें ज्यादा घबराना नहीं है क्योंकि यह दिमाग का खेल है और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा क्योंकि फर्स्ट बार में घबरा जाइएगा तो आप कैसे होगा ये सब। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो कौन सा है इसमें, इसमें जो है ना, आप सुरक्षित रखने की योग्यता जो होता है ये ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है। कौन, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा है कि जीन पियाजे एवं लेव वायोगट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। बताइए, जीन पियाजे एवं लेव वायोगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो बताइए किस रूप में देखते हैं, ये देखते हैं किसके रूप में, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। किसमें, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, इसके अनुसार ये रूप में देखते हैं। किसके अनुसार, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोट्स्की के संरचनावादी अधिगम को। चलिए याद रखेगा। अगला सवाल है कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। बताइए, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है, बताइए क्या किसके लिए हो जाएगा। तेज जो है ना भाई, ये हो जाएगा लैंगिक जेंडर रूढ़ियों को सामना करने के लिए। लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए क्या है, ये जो होता है ये होता है, ठीक है, प्रभावी रणनीति होता है। आप याद रखिएगा, बस थोड़ा सा दिमाग मतलब पेशेंस रखना है, आपको बहुत सारे समझ में आएंगे। थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ही थोड़ा करते करते पूरा हम लोग खत्म करेंगे। चलिए आज का पांचवा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन, मीडिया, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस, कौन सा बताइएगा। ये जो है ना, ये कौन कौन भूमिका अदा करता है। तो एक मीडिया हो गया आपका, एक विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हम मतलब ये भूमिका एक महत्वपूर्ण सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी 1 2 3 4 ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगला सवाल कि हावर्ड गार्डनर के बहु
बुद्धि सिद्धांत के अनुसार गार्डनर के बहु बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पूछा है कि हार्वर्ड और गार्डनर के बहु बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक युक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका विशेषताएं क्या दिया है कि दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय एवं उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। बताइए, विशेषताएं इसका दे दिया है कि दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। चलिए, कौन सा हो जाएगा? प्रकृतिवादी, अंतर वैयक्तिक, नैदानिक, कौन सा हो जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ये जो है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? अंत वैयक्तिक जो होता है, अंत वैयक्तिक, ये होता है इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, तो बताइए कौन से कारण होने चाहिए। ये जो होता है ना, ये बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग एवं अलग नाम देना, ये बिल्कुल गलत। ऐसा कैसे होगा भाई साहब? अलग करना, अलग नाम देना, ये बिल्कुल गलत है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार, बिल्कुल ये जो कक्षा में जो लर्निंग प्रक्रिया में है, सुधार करना होगा। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रकृति के बारे में पता लगाना, कि क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में यह पता लगाना, ये भी सही हो जाएगा। चौथा सवाल है कि बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, यानी कि ये भी ऑप्शन सही, यानी कि इसका कौन देख रहा? 2, 3, 4, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो कौन सा प्रमुख है, तो बताइए। चलिए हम सही आंसर बता देते हैं। इसका जो है ना, ये प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ये क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में यह प्रमुख है, प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। चलिए अगला सवाल, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? ये जो है ना, ये वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। इसलिए हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो, सीधा हम लोग पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक प्रक्रिया पर विचार करना, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये क्या है? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। क्या है? विकास की जो सटीक गति एवं प्रकृति के जन्म के समय में ही यह निर्धारित हो जाती है। क्या ये विकास का सिद्धांत नहीं पूछा है? तो कौन सा है इसमें? ये जो चीज है ना कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही, ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए गलत पूछा है। ये जो है ना, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही पूछा है, ये सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल ये सही, लेकिन इसमें नहीं है सो पूछा है, याद रखें। अगला सवाल, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? सही बात है कि बहुत पता चलता है कि देखते हैं ना, लड़कियों ज्यादा लड़कों पर मतलब पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो किसका क्या कारण है? इसका जो है ना, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। क्या है? एक शिक्षण में यह लिंग पक्षपात का उदाहरण है, ऐसा कहीं करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? पूछा है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? बताइए, क्या इसमें अहम केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की? तो किसमें हो जाएगा? ये जो है ना, ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपको
ए क्षतिग्रस्त बच्चों की, किसका? ए हो जाएगा क्षतिग्रस्त सृजनात्मक बच्चों की हो जाएगा, इसमें क्षतिग्रस्त नहीं सृजनात्मक, याद रखिएगा। एक क्या है, सवाल पढ़िए, एक बार सवाल पढ़िएगा मजा आ जाएगा। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो ये सृजनात्मक बच्चों की ये जो है ना एक प्राथमिक विशेषता है। चलिए अगला सवाल। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार का अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? एक दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो बताइए। इस जो है ना ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, पढ़िए। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। चलिए अगला सवाल 14वां नंबर सवाल है कि सहयोगात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम हाउ हम उम्र साथियों के साथ हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार के उपयोग करना चाहिए? पूछा है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो बताइए। ये जो है ना भाई ये क्या कहेगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा अधिक महत्वपूर्ण दिख रहा है आपको? एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट अब शिक्षा योजना, क्या इसमें महत्वपूर्ण है? ये जो है ना ये विशिष्ट शिक्षा योजना कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा योजना कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है ये। चलिए याद रखेगा। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं में के मिलान युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूछा है अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ये है ना भाई ये पठन अक्षमता जो होता है, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने के लिए लिखने में कमी है, उसमें क्या है? पठन अक्षमता, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है, इसीलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? बताइए परिणत नहीं होता है सो पूछा है, तो क्या नहीं होता है? ये दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये जो है ना ये परिणत नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सवाल पढ़िए कि क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? तो दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना ये नहीं होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता है? इसका सही जवाब बताइए। कितना पढ़ना है हम पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम में डाल दी जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। यह क्या पूछा है? अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर या फीडबैक देते हैं, याद रखिएगा, या फीडबैक देते हैं। चलिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए बजाय के क्या? क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए बजाय किसके बजाय? बताइए। ये हम पढ़ दे रहे हैं ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक शिक्षक को यहाँ क्या हो जाएगा? अधिगम लर्निंग होता है, अधिगम अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय
प्रदर्शन लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। चलिए याद रखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य, जिसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है, तो बताइए किसके उदाहरण है। पूछा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण कौन कौन सा है, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, बिल्कुल सही। इसमें अधिगम के जो रणनीतियों के उदाहरण है, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, हम जो है हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, क्या करना, स्वयं से प्रश्न करना। इसका यानी कि ये जो पांचों देख रहा ना ऑप्शन, ये पांचों सही, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बस याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, तो कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है, ये जो है कौन सा, ये सही इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें एक अंक देते हैं। जी, इनमें बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है कि मैं अपने कार्य स्वयं गृह कार्य पूरा करती हूँ, होमवर्क होमवर्क बोल रहा है, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें एक अंक पर देते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए बताइए, एक क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए कि उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, क्या उदाहरण एवं गैर उदाहरण देना चाहिए, दोनों देना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में भी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, बताइए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, तो बताइए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, कौन सा, ये जो है ना भाई, ये अन्वेषण एवं परिचर्चा परिचर्चा जो होता है ना, इसको बढ़ावा देगी, अन्वेषण एवं परिचर्चा को बढ़ावा देगी। अगला सब, बच्चों की गलतियों एवं भ्रांत धारणाएं, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या 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 क्या, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं जो होती है ना, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा है कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, तो बताइए ये बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में इसको देखा जाता है। क्या संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को जो है ना एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। अगला सवाल, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की होती है एक शिक्षक की भूमिका, एक शिक्षक की भूमिका जो है ना ये सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह को निगरानी करना, ये इसकी भूमिका होती है, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना इसकी क्या होती है, शिक्षक की भूमिका होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है, पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंधों को सही तरीके से सूचित करता है, तो कौन सा सही तरीके से सूचित करता है कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, क्या होते हैं, ये जो होता है ना विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित कौन करता है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि पियाजे की अजीन पियाजे के अनुसार पूछा है कि बताइएगा पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं
अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? जीन पियाजे के अनुसार पूछा है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना है जो क्या है, अनुभव से सही अर्थ निकालने एवं व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहिए, कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका स्कीमा। क्या कहा जाता है? स्कीमा। याद रखिए, स्कीमा स्कीमा स्कीमा, एस्कीमो नहीं, स्कीमा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। पूछा है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत ले आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो कौन सी? तो ये जो है ना, आप देख रहे हो 29 नंबर का, ये समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है, एक उचित प्रश्न सुझाव द्वारा बच्ची समझ को उस बिंदु तक आगे चले जा सकता है जहां वह अकेले पहुंच सकती है। इसके द्वारा समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला सवाल, वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? पूछा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना भाई साहब, इसका जो ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो होता है ना, इसके किसके अनुसार पूछा है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है। याद रखिएगा हमेशा कि आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से इसके किसके द्वारा, ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप इसी तरह सहयोग करते रहिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार झारखंडी जोहार, सभी को नमस्कार।